नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और आज के शो में हम बात करेंगे सोने की, जहां पर प्राइसेस हल्के हुए हैं इंटरनेशनल डोमेस्टिक मार्केट्स में। क्या ये मौका है खरीदारी का? प्राइसेस किस ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पर हम फोकस करेंगे। बात करेंगे मॉनसून की भी, क्योंकि बारिश कहीं ज्यादा है तो कहीं कम। आगे के लिए मॉनसून की चाल कैसी रहेगी, इस पर भी बातचीत होगी। और बात करेंगे स्पाइसेस की, क्योंकि त्योहारों से पहले स्पाइसेस में वापस एक्शन लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ट्रेंड्स एंटिसिपेट करें, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ है ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के वाइस चेयरमैन अविनाश गुप्ता, केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया हमारे साथ मौजूद हैं। आगे शो में स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी जीपी शर्मा भी हमारे साथ बने रहेंगे। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं सोने की, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर हम अभी देखें तो भाव लगभग $3332 के आसपास ट्रेड कर रहा है। घरेलू बाजार के प्राइसेस भी सामने लेकर आते हैं। प्राइसेस देखें अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो डॉलर जो सॉफ्ट हुआ, उसके बाद ट्रेड वॉर थोड़ी सी इंटेंसिफाई होती हुई दिखाई दी, जिससे प्राइसेस को नीचे की तरफ सपोर्ट भी कंसिस्टेंटली मिल रहा है। गोल्ड 96,000 के आसपास इस समय कारोबार कर रहा है डोमेस्टिक मार्केट में। अविनाश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जानना चाहेंगे जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं गोल्ड पर्सपेक्टिव से, कैसे देखते हैं आप इस मोमेंटम को? फिर चाहे वो ग्लोबल टैरिफ की करंट सिचुएशन ही क्यों ना हो, जहां पर वापस से थोड़ा सा टेंशन इंटेंसिफाई होते हुए दिखाई दी है, डॉलर की मूवमेंट क्यों ना हो, या फिर फेड का आगे के स्टांस को लेकर खबरें ही क्यों ना हो, कैसे देखते हैं आप इन डेवलपमेंट्स को, फंडामेंटल्स को गोल्ड के फिलहाल? देखिए दीपाली जी, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। गोल्ड के अंदर जो मूवमेंट चल रहा है, ये बहुत ही नैरो मूवमेंट चल रहा है अभी, और दिस इज एब्सोल्युटली अंडर कंसोलिडेशन। और सारा का सारा जो दारोमदार अभी चल रहा है वो ट्रंप के स्टेटमेंट्स के साथ चल रहा है। लेकिन हर बार यू टर्न्स जो हो रहे हैं, उससे मार्केट इज नॉट टेकिंग वेरी सीरियसली अबाउट द टैरिफ्स आल्सो, and that is the reason we are not seeing huge momentum in gold prices when it comes to the tariff part or this thing. जैसे कि ट्रंप जी चाह रहे हैं कि फेड रेट कम करे, लेकिन फेड की जो पूरी कमेटी है वो चाह रही है कि वेट एंड वॉच करे। तो बहुत ही लंबा टसल उसमें भी चल रहा है, विच इज गिविंग सपोर्ट अगेन टू गोल्ड टू स्टेबिलाइज इटसेल्फ। और ये जो स्टेबिलाइजेशन पीरियड चल रहा है, this stabilization period is giving more confidence to investor to be holding the gold where they have invested in. So मुझे ये नहीं लगता है कि कहीं पे भी गोल्ड में मुझे बहुत ज्यादा गिरावट यहाँ पे नजर आ रही है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन फेज में गोल्ड है। ओके, इनफैक्ट इन्वेस्टर्स के जो कॉन्फिडेंस की आपने बात की अविनाश जी, वो तो इनफैक्ट ईटीएफ के जो इन्वेस्टमेंट नंबर्स हैं उसमें क्लियरली दिखाई दे भी रहा है। जून में ही गोल्ड ईटीएफ की बाइंग देखें तो वो इंक्रीज हुई है, 2080 करोड़ के आसपास का निवेश हुआ है। मई में अगर आप देखेंगे तो आंकड़ा 292 करोड़ का आता है। तो कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस प्राइसेस को लेके इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स के मन में आ रही है कि अब इससे भाव कम नहीं जाएगा, खरीद लो, शायद यहाँ से वापस से तेजी ना आगे जाते हुए देखने को मिले। अब ये बताइए, इन्वेस्टर्स जो अब तक कैच नहीं कर पाए हैं मोमेंटम को, उनके लिए सलाह क्या है? क्या ये राइट टाइम है पैसे को लगाने का? इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैगर्ड वे में लगाएं, प्लस जो ईटीएफ्स में फ्लोज रहे हैं, आपको लगता है ये सस्टेन होते हुए दिखाई देंगे नंबर्स जो हमने जून में रिपोर्ट किए? दीपाली जी 100% मैं यही बोलूंगा। और इन्वेस्टर के लिए ऑलवेज कोई भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंदर जब फ्लक्चुएटिंग मार्केट है, तो मेरा हमेशा यही रहेगा कि दे शुड इन्वेस्ट इन एसआईपी मॉडल, जहां पर कि वो हर भाव के अंदर होगा। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव डेफिनेटली गोल्ड बुलिश है, तो उस हिसाब से हमको एसआईपी के रूप में इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए और इन्वेस्टमेंट को बनाए रखना चाहिए। ओके, सिल्वर ईटीएफ में भी हमने सिमिलर फ्लोज अविनाश जी आते हुए देखे हैं। यहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग जंप हमने नंबर्स में रिपोर्ट हुआ है। और इनफैक्ट सिल्वर ने तो जब गोल्ड ने चलना शुरू किया था, तब सिल्वर बैकफुट पे था, उतने परफॉर्मेंस नहीं रही थी साल की शुरुआत से ही। लेकिन ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि जब सिल्वर कैचअप करेगा रैली को, तो सब कुछ पीछे छोड़ देगा। और आप देखिए सिल्वर की प्राइस परफॉर्मेंस काफी डिफरेंट रही है गोल्ड से। सिल्वर ने तेजी दिखाई, लेकिन वो उन्हीं लेवल्स के आसपास सस्टेन हो रहा है, बहुत करेक्शन हमने नहीं देखी है। सिल्वर प्राइसेस को लेकर आउटलुक क्या है, इन्वेस्टमेंट को लेकर व्यू क्या है, क्या कहेंगे? सिल्वर 100% बहुत ज्यादा बुलिश है हम लोग।
क्योंकि सिल्वर का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडस्ट्रियल यूज। और जब इंडस्ट्रियल यूज जैसे जैसे टैरिफ का जो स्ट्रेस था वो जैसे जैसे सेटल डाउन होता जा रहा है, वार की तरफ थोड़ा थोड़ा कूलनेस आती जा रही है, वैसे वैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और जैसे जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी। तो 100% मैं यही बोलूंगा कि सिल्वर के अंदर बुलिश होते हुए इंसान को सिप करनी है। जैसे कि अगर वो 100 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है तो मैं ये बोलूंगा कि उसको उसका इन्वेस्टमेंट ट्रांच 20-20 रुपए का होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 10-10 रुपए का। तो मैं ये बोलूंगा कि 110% गोल्ड से ज्यादा सिल्वर में इंसान को बुलिश होने की जरूरत है। ओके, अजय केडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, आप कैसे देखते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइसेस को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? आपके कमेंट्स क्या हैं? नमस्कार दीपाली जी। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो सोने और चांदी में मुझे लगता है थोड़ा सा ठहराव आएगा। जिस ढंग से पहले फर्स्ट हाफ में हमने 25% की तेजी आते हुए देखी है, इसके बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दिया। डॉलर इंडेक्स 10.5% की बड़ी गिरावट फर्स्ट हाफ में आई है, जो पिछले 50 सालों में कभी देखी नहीं गई है। बट आप अभी देखिए दीपाली, जो जो फैक्टर्स है वो अब मैच्योर होता हुआ दिखाई दे रहा है। उदाहरण के तौर पे अगर हम डॉलर इंडेक्स की गिरावट देखें तो 1 जुलाई से ही आप देखिए डॉलर इंडेक्स 96 का लो लगा के अब 97 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो एग्रेसिवनेस हमने रेट कट्स में देखी थी कि 2025 में 1% तक का रेट कट आ सकता था, वो अब आधे % पे रह गया। और अब तो जुलाई में रेट कट भी नहीं है, सितंबर में रेट कट आ सकता है। ध्यान रखिए, अगर 0.25 या 0.5 तक का भी रेट कट आता है तो ये गोल्ड के लिए नेगेटिव रहेगा, क्योंकि मार्केट इससे ज्यादा फैक्टर इन करके चल रहे हैं। वहीं जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे भी देखें तो रशिया यूक्रेन में तो कोई नया चीज नहीं है, बट मिडिल ईस्ट में जो बड़ा इवेंट होना था वो ऑलमोस्ट हो चुका है। इसी के चलते जब यूएस ने ईरान पे हमला किया भी था तब सोना 3400 के ऊपर भी पार नहीं कर पाया। तो आई थिंक एक करेक्शन ड्यू है गोल्ड के अंदर। हमने 3500 का हाई लगते हुए देखा, फिर 3120 तक का लो लगते हुए देखा। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है एक टाइम करेक्शन बोल सकते हैं या एक परसेंटेज करेक्शन बोल सकते हैं, जो एज ऑफ नाउ 3100 तक गोल्ड में जाएगा। जबकि चांदी एज ऑफ नाउ, मैं अविनाश जी के साथ बिल्कुल सहमत हूं, चांदी अब तक बढ़ी नहीं है, क्योंकि कंजम्पशन जो है वो अब धीरे धीरे इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। गोल्ड सिल्वर रेशियो एक बेटर टूल है जिसको देख सकते हैं और जिसमें गिरावट दिखाई दे रही है। इसका मतलब है सोने के मुकाबले चांदी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। हालांकि अगर गोल्ड में अगर हम करेक्शन देखेंगे तो चांदी में भी थोड़ा पुल बैक आ सकता है। बट लॉन्ग टर्म व्यू अगर हम साल के अंत तक की भी अगर बात करें तो सोना मुझे थोड़ा सा डाइजी लगता है, करेक्शन मोड पे दिखता है। लेकिन चांदी डेफिनेटली 31 तक दिखा सकता है। तो अगले 2-3 दिनों के लिए हो सकता है 97 तक का लेवल अगर गोल्ड मिले तो बिकवाली वापस बढ़ते हुए दिखाई देगी। बट डाउन साइड भी 95-500 तक का लेवल लग रहा है एज ऑफ नाउ। जब तक 3280 का लेवल इंटरनेशनल में गोल्ड नहीं तोड़ता, एक दायरा ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बट चांदी एक करेक्शन के बाद एक अच्छी तेजी का मौका रहेगा। तो बिल्कुल एसआईपी के तौर पे अगर लॉन्ग टर्म ले तो चांदी ज्यादा फेवरेबल दिखाई दे रही है। ओके, इनफैक्ट एक फाइनल कमेंट अविनाश जी आपका प्राइसेस को लेकर ही। इस साल के अंत तक अगर हम भाव देखें तो सोने और चांदी के लेवल्स आप कहाँ देखते हैं? यूजुअली हम दिवाली की बात करते हैं, तो आप प्राइसेस कैसे एंटिसिपेट करते हैं? क्या आप सहमत हैं अजय से भी कि अगर यहाँ से प्राइस अप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपॉर्चुनिटी सिल्वर में ज्यादा है कंपैरेटिव टू गोल्ड? डेफिनेटली सिल्वर में मैंने मेरे पहले कमेंट में भी यही बोला है कि अगर से मैं सिल्वर के अंदर और गोल्ड के अंदर कंपेयर करूंगा तो आई एम मोर बुलिश ऑन सिल्वर कंपेयर टू गोल्ड। और वही स्टैंड मैं अभी भी रखूंगा। और मुझे लगता है कि एंड ऑफ द ईयर मैं चांदी 1,25,000 के आसपास देख रहा हूं। और सोने के अंदर मुझे ये लगता है कि 2-3% की मंथ ऑन मंथ मतलब एक साल का एवरेज देखूंगा तो मैं 10 से 12% की ग्रोथ मैं सोने में देखूंगा और 20 से 22% की ग्रोथ मैं चांदी में देखूंगा। ओके, चलिए शुक्रिया अविनाश जी आने के लिए शो में, गोल्ड सिल्वर दोनों पर ही अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए, फंडामेंटल्स भी डिस्कस करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स की, जो कि एमसीएक्स पर आज लॉन्च हुए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये, क्योंकि पावर प्रोड्यूसर्स हों, डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, या फिर जो लार्ज पावर कंज्यूमर्स ही क्यों ना हो, उनके लिए अब प्राइस वोलेटिलिटी रिलेटेड जो रिस्क जो एसोसिएटेड होता है उसको मैनेज करने में मदद मिलेगी। लेकिन अजय जी आपके कमेंट्स लेना चाहेंगे। पहले तो समझना चाहेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी वायदा है किस तरीके से काम करेगा, क्या हेल्प मिलेगी? सबसे पहले तो यही बताइए।
देखिए, जिस ढंग से हम एनर्जी फ्यूचर्स की अगर बात करें तो हम अब तक जानते थे कच्चा तेल और नेचुरल गैस, और इसके अंदर सारे वीसीपी इसका बेनिफिट लेते भी है। बहुत बार हम देखते हैं कि वॉलेटिलिटी बनी भी रहती है। लेकिन अब तक इलेक्ट्रिसिटी, पहला चीज एमसीएक्स को बहुत-बहुत बधाई, क्योंकि ये एक तरह का बड़ा माइलस्टोन है इंडिया के लिए भी, क्योंकि अब तक ऐसे कोई फ्यूचर्स हमने देखे नहीं। हालाँकि अगर हम देखें यूरोप है, जापान है, यहाँ पे ऑलरेडी ये ट्रेडेड है। बट इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि अब इंडिया एक सबसे बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन अभी भी प्राइस को लेके एक ओपेसिटी बनी हुई रहती है। एक्सचेंज पे आने से एक चीज है कि हम एक, जैसे हम गोल्ड की बात करते हैं कि गोल्ड की प्राइस डिस्कवरी हो रही है, हमें पता है। आज जब आप ज्वेलर के पास जाते हो तो आप एमसीएक्स का भाव देखकर आप बोल सकते हैं वन इंडिया वन प्राइस दिखाई दे रहा है। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी, कि आज हम जानते हैं कि हर जोन में थोड़ी प्राइसिंग के डिफरेंसेस रहती है, क्लैरिटी नहीं आती है। एक्सचेंज पे आने से सबसे पहले तो प्राइस डिस्कवरी आती हुई दिखाई देगी। अब वीसीपी की अगर बात करूं तो इसमें डिस्कॉम्स है, साथ में अगर एमएसएमई है, एसएमई है, ये हमारे अल्टीमेट कंज्यूमर रहेंगे। तो बहुत बार होता है कि इंडस्ट्री को एडिशनल पावर की रिक्वायरमेंट आती है। ऐसे समय में प्राइस सर्ज भी होते हैं, या प्राइस में कभी गिरावट भी आती है, नेचुरल कैलेमिटीज होती है। तो ऐसे समय में जो प्राइस रिस्क अब तक हम बात कर रहे थे, अब वो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस रिस्क को भी हैज कर सकते हैं। तो काफी इनोवेटिव हम बोल सकते हैं टूल रहेगा। और हेजिंग के ऑब्जेक्टिव से मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट्स के लिए एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा। एंड आई रियली अप्रिशिएट एमसीएक्स के ऐसे नए रेगुलेटर भी इसी चीज पे देख रहा है कि कैसे नए इंस्ट्रूमेंट्स आए और इंडस्ट्री को दे, क्योंकि आज कोई भी इंडस्ट्री में बिना पावर के काम नहीं हो सकता। और ये टूल मुझे लगता है हेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक नई अपॉर्चुनिटी देता हुआ दिखाई देगा। कितना पॉपुलर ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ट्रेडर्स के बीच में, इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि जैसे आपने कहा ओवरसीज मार्केट्स में तो हमने इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स देखे हैं, लेकिन इंडियन मार्केट्स के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट है। तो कितना इंटरेस्ट रहेगा या कितना इंटरेस्ट ऑलरेडी है, किस तरीके के वॉल्यूम्स इनिशियली गार्निश होते हुए दिखाई देंगे, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? देखिए दीपाली जी, सबसे पहले तो ये नया ब्लड लाएगा इंडस्ट्री में, क्योंकि जब हम कमोडिटी की अब तक बात करें तो हम बुलियंस की बात करते तो ज्वेलर्स खाली जुड़े हुए थे, बेस मेटल की बात करते तो कंज्यूमर जुड़े हुए थे। बट आप एंगल देखिए कि आप इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमर कितने हैं इंडिया में। तो मैं बोलता हूं आज हम 145 करोड़ पार कर चुके हैं। तो 145 करोड़ सारे के सारे कंज्यूमर है। तो ये एक तरह का नया ब्लड पूरे एक्सचेंज में या पूरे कमोडिटी फर्टिलिटी में आता हुआ दिखाई देगा। अब इसमें जुड़ना कैसे, सबसे पहले तो आप समझिए कि यूज केस तो पता होना चाहिए, क्योंकि अब तक हम बाय डिफॉल्ट कोई भी इंडस्ट्री से जब मैं बात करता हूं तो प्राइस के जो कॉस्ट है वो बाय डिफॉल्ट मान के चलते, यस हमको ये लगना ही लगना है। बट जिस ढंग से प्राइस मूवमेंट होता है, आज बहुत बार हम जब प्राइस देखते ही नहीं तो हमें पता भी नहीं चलता प्राइस में वॉल्टिलिटी है। आज कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज आती है, या फॉर एग्जाम्पल बारिश में अगर हम देखते हैं तो सोलर की जो पावर जनरेशन है वो कम है, 17% के आसपास का कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं कि पावर के अंदर सोलर का रहता है। तो विंड की स्पीड पे भी इंपैक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डेवलपिंग स्टेज पे है, और मुझे लगता है कॉर्पोरेट्स इस चीज को समझेंगे। चैनल के माध्यम से आप जिस ढंग से बता रहे हैं तो चीजों को समझेंगे तो धीरे धीरे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। मैंने जब जापान और इनमें भी देखा था तो डेट हैज टेकन टाइम, बट आई थिंक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, और लार्जर पॉपुलेशन, लार्जर ग्रोथ पोटेंशियल इंडिया में है। तो आई थिंक वॉल्यूम्स भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। बट पार्टिसिपेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है बहुत ही लुक्रेटिव है। प्लेटफॉर्म अब तक नहीं था, तो अच्छा एक रिस्पॉन्स आना चाहिए। अच्छा, एक लास्ट कमेंट और इसी खबर पर अजय जी, वो ये कि ये बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह ही काम करेगा या कुछ डिफरेंट होगा? मतलब जिस तरीके से बाकी कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं, साइज, एक्सपायरी, उसी तरीके से इसका सेटअप भी रहेगा? बिल्कुल, अगर आप इनका, जैसे हम कच्चे तेल की अगर बात करें तो वहां पे लॉट साइज रहता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्यूचर के भी अगर हम देखें तो इनका सेम कंपोनेंट है। जिस ढंग से हम क्रूड में हम डिलीवरी के बारे में चेक करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले तो अभी 4 मंथ का लॉन्च हुआ है। ट्रेडिंग यूनिट जो है 50 मेगावाट का है, और टिक साइज है वो ₹1 की, इस वक्त प्राइस करीबन 4550 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें डे अहेड मार्केट के बेस पे हम बोल सकते हैं ये ट्रेड कर रहा है। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट्स आएंगे। बट जिस ढंग से हम कच्चे तेल में, नेचुरल गैस में, सोने में ट्रेड करते हैं, उसी तरीके से इसके अंदर हमें ट्रेड करना है। ये मंथली बेस लोड के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट टिका हुआ है, और ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि धीरे धीरे डेवलपमेंट आएंगे तो लोगों को समझ में भी आएगा, कंज्यूमर को भी आएगा, फाइनेंशियल
प्लेयर्स को भी आएगा कि कैसे काम करना। बट आई थिंक कि कोई ऐसा मेजर चेंजेस नहीं, जैसे कच्चे तेल को हम देखते हैं, फैक्टर्स देखते हैं कच्चे तेल में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम देखेंगे कि सोलर पावर जनरेशन, वेदर का क्या इम्पैक्ट है, कंजम्पशन का, जैसे दिवाली है, दिवाली के समय हम देखते हैं कि कंजम्पशन अपसर्ज कर जाता है। तो ये सारी फैक्टर रहेंगे जो प्राइसेस को इम्पैक्ट देते हुए दिखेंगे। ओके, चलिए ठीक है। तो ये बात है इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स की। और राउंड अप, और देश में 9 जुलाई तक मानसून सामान्य से 15% ज्यादा है, फिर भी 33% जिले ऐसे हैं जहां बादल सामान्य से कम बरसे हैं। क्या है कारण और इसका खरीफ की बुआई पर कितना असर पड़ेगा, इस पर करते हैं बातचीत। स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी जीपी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो फिलहाल की स्थिति आपसे जानना चाहेंगे। आंकड़े हमारे सामने हैं, नॉर्थ ईस्ट या सेंट्रल रीजन की हम बात करें तो बारिश अनुमान से एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर और नॉर्मल से ज्यादा होती हुई दिखाई दी है, लेकिन कुछ रीजन ऐसे भी हैं जैसे कि ईस्ट हुआ, नॉर्थ ईस्ट हुआ, जहां पर बारिश अभी भी कम है। किस तरीके के हालात आगे रह सकते हैं, जहां बारिश की कमी है उसके पीछे के कारण क्या है? धन्यवाद दीपाली। देखिए, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, कुछ क्षेत्र ऐसे जरूर हैं जिसमें क्योंकि 1/3 मानसून खत्म हो गया, उनमें स्थिति थोड़ी चिंताजनक जरूर है। और वो हालांकि पॉकेट्स ज्यादा बड़ी नहीं है। दक्षिण की बात करें तो रायलसीमा, जो कि एक आंध्र प्रदेश का हिस्सा रहता है, वहां पे, और महाराष्ट्र का हिस्सा जो मराठवाड़ा है, जिसको वैसे ही हम ज्यादातर कई बार ड्राउट प्रोन एरिया बोलते हैं, उसमें। और पूर्व की बात करें तो बिहार। तो बिहार, मराठवाड़ा और रायलसीमा ये क्षेत्र हैं जिनमें वर्षा की काफी कमी है, लगभग 40% तक की कमी है। बिहार में तो 50% तक की कमी है। उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश है, उनमें सिक्किम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल में भी वर्षा की कमी है। इतनी ही कमी, जिससे मैंने कहा 30 से 40% के बीच में इन क्षेत्रों में भी कमी है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट एरिया में क्योंकि बरसात तो काफी ज्यादा होती है, क्वांटम ऑफ रेन बहुत ज्यादा होता है, तो 10-15% अगर कम हो भी तो ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी जो 3 भाग है जिसका मैंने जिक्र किया, बिहार का, विशेषकर महाराष्ट्र का, मराठवाड़ा का, और दक्षिण में रायलसीमा का, इनमें इनमें वर्षा होना बहुत जरूरी माना जा रहा है। और बट चिंता की बात यह है कि मराठवाड़ा में और रायलसीमा में तो वर्षा होगी नहीं। अगले 10 दिन तक वर्षा नामात्र रहेगी, कम रहेगी, सामान्य से कम रहेगी, और ये डेफिसिट है जो रेनफॉल वो हो सकता है बढ़ भी जाएगा। यही हाल बिहार का भी रहेगा। छुटपुट रूप से वर्षा जरूर होगी, लेकिन ऐसी वर्षा नहीं संभव है कि जिसके कारण की ये भरपाई हो पाए बिहार के क्षेत्रों में। हालांकि बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें भारी वर्षा हुई है, और पिछले सप्ताह में तो इनमें काफी ज्यादा अच्छा वर्षा हुई है, जिसका कि मानसून के आंकड़े बता रहे हैं कि 15% सामान्य से ज्यादा है अभी तक। उसका कारण यही है कि जो भी मानसून के सिस्टम बन रहे हैं वो ज्यादातर इसी क्षेत्र से, सेंट्रल एरिया से होके आगे की तरफ जा रहे हैं, और उनका दक्षिण के भागों में प्रभाव नहीं पड़ रहा। ऑफशोर मानसून ट्रफ जो है वो वीक कंडीशन में है, उसके कारण भी जो भीतरी भाग हैं उनमें वर्षा नहीं हो पा रही। और अगले आने वाले दिनों में, जैसे कहा, परिस्थितियों में ज्यादा बदलाव नहीं। जो मुख्य रूप से वर्षा होगी वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक, इन क्षेत्रों में अगले 4-5 दिनों में भारी वर्षा की संभावना जरूर रहेगी। लेकिन जिनमें कमी है उनमें उसकी भरपाई शायद अभी इस पल में तो नहीं हो पाएगी। जी दीपाली। ओके, एक क्विक कमेंट खरीफ सोइंग पर्सपेक्टिव से भी। इनफैक्ट जिस तरीके का रिवाइवल हमने मॉनसून में देखा है, खरीफ सोइंग में भी अच्छा जंप देखने को मिला है। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके की सिचुएशन आप देखते हैं? कोई चिंताजनक बात तो नहीं है। यही जो पॉकेट है उनमें थोड़ा सा वर्षा की कमी के कारण हाँ थोड़ा सा कंसर्न जरूर है। लेकिन कुल मिला के बात कहें तो खरीफ सीजन की एक बहुत अच्छा सीजन, अभी तक भी जो प्रोग्रेस है बहुत अनुरूप है, जिस तरह की हम डिजायर्ड कंडीशन और डिजायर्ड लेवल जो है सोइंग के, और अदरवाइज आल्सो मानसून में जुलाई का महीना तो जनरली क्रूशियल रहता है, और मानसून के में इस महीने में तो वर्षा कुल मिला के कहें तो संतोषजनक रही है। कुछ भागों में बहुत ज्यादा वर्षा जरूर हुई है, जैसे विदर्भ में बहुत हैवी रेन्स हुई, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, और आने वाले दिनों में इनमें होंगी। लेकिन अच्छी बात सिर्फ ये रहेगी कि ये बहुत सारी हैवी रेन्स ज्यादा देर तक नहीं चलेंगी। देर द स्टैगरिंग रेन्स,
एक जगह उससे आगे, उसके बाद आगे। अगर लगातार 4-5 दिन अगर वर्षा हो जाए तेज, तो वो भी फसल के लिए नुकसान कर सकती है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां नहीं है। जितनी वर्षा हुई है, भारी भी हुई है, वो ज्यादा देर के लिए नहीं, ज्यादा से ज्यादा 24-48 घंटे तक होगी, उसके बाद शिफ्ट हो रही है। और ऐसा ही 4-5 दिनों में, अगले दिनों में ऐसी ही परिस्थितियां रहेंगी। तो खरीफ सीजन को लेके तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की हमें चिंता करनी चाहिए। सभी सीजन की ओके। जितनी भी फसलें हैं उनका ठीक ही प्रभाव है मानसून का अभी तक। जी, ओके, शुक्रिया शर्मा साहब आने के लिए और अपनी राय देने के लिए, बताने के लिए किस तरीके के हालात बने हुए हैं। अजय केडिया हमारे साथ धन्यवाद। बने हुए हैं, उनसे क्विकली एक स्पाइसेस पर कमेंट ले लेते हैं। अजय, एक तो टर्मरिक पर अपनी राय दीजिए। टर्मरिक में हमने एक्रेज एक्सपेंशन की खबरें सुनी, जिसके बाद प्राइसेस थोड़ा नीचे भी गए। अब जो ये खरीदारी दिख रही है, ये डिमांड बढ़ेगी इस एंटिसिपेशन में हो रही है, या सिर्फ शॉर्ट कवरिंग? और दूसरी तरफ जीरा एक्सपोर्ट डिमांड रोबस्ट होती हुई दिखाई दी, जिसने प्राइसेस को सपोर्ट किया। तो दोनों ही, ये खासतौर से जीरा और टर्मरिक, इनकी प्राइस मूवमेंट कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे? देखिए दीपा जी, सबसे पहले अगर सोइंग की अगर बात करें तो पिछले साल भी हल्दी का एरिया बढ़ा है, बट आप देखिए जहां पे 56 लाख बोरी के आसपास का प्रोडक्शन था, वो बढ़कर अब 75 तक पहुंचा। और हमारी जो डिमांड है टोटल एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक कंजम्पशन, वो करीबन 1 करोड़ के आसपास की रहेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यस, इस बार बारिश भी अच्छी है, सोइंग का रकबा भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते आगे जाके गिरावट बढ़ेगी। लेकिन हमारे पास जनवरी तक का स्टॉक मुझे लगता है काफी टाइट रहने वाला है, जिसके चलते प्राइसेस को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ी तेजी तो नहीं है, बट मुझे लगता है कि 11,000 से लेकर 15,000 के रेंज में रहेगा। तो एज ऑफ नाउ प्राइसेस में एक टेक्निकल बाउंस है, तो यहाँ पे 13,300 पे लेके चलिए, 13,000 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट अपसाइड 13,850 का ही है। वहीं जीरे की अगर बात करें तो जीरे का कैरी ओवर स्टॉक हमारे पास काफी अच्छा है। चाइना अब तक काफी एक्टिवली बाइंग कर रहा था, बट हमने देखा चाइना के पास अब स्विंग होने के बाद जो नया माल आने वाला कितना है, इसके चलते हमने पिछले दिनों में काफी अच्छी गिरावट देखी। तो ये जो बाउंस आ रहा है, ये टेक्निकल बाउंस है खाली, जहां पे मुझे लगता है कि 19,750 तक लीजिए, 19,500 का स्टॉप लॉस लगाइए, 20,200 300 तक दिखेगा। बट जीरे के अंदर स्टॉक काफी ज्यादा होने की वजह से कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी नहीं दिखाई दे रही। बट हल्दी टाइमिंग दिवाली तक, या हम बोल सकते हैं दिसंबर तक, एक अच्छा जंप रहेगा, क्योंकि जो नई सोइंग आई भी है वो हमें फरवरी में मिलेगी, और ये अगले 4-5 महीने के लिए शॉर्टेजेस हो सकती है। ओके, चलिए, शुक्रिया अजय आने के लिए शो में और अपने व्यूज रेकमेंड करने के लिए, स्पाइसेस पर भी और बाकी खबरों पर भी।